नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम चर्चा करेंगे लोदी वंश की। लोदी वंश में मुख्यतः 3 शासक हुए और इनका शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक रहा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और जीएस और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जानकारी आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल जीएस विद जीडी पर पा सकते हैं। लोदी वंश में मुख्यतः 3 शासक हुए, जिसमें संस्थापक था बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 तक है। और उसके बाद शासक हुआ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 तक माना जाता है। और उसके बाद शासक हुआ इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से लेकर के 1526 तक शासक रहा। आज के वीडियो में हम लोदी वंश की चर्चा आपसे करेंगे। बहलोल लोदी 1451 से लेकर के जिसका शासनकाल 1489 तक रहा। यह अफगान शासक था। अफगान शासक बहलोल लोदी ने 1451 में सैयद वंश के स्थान पर लोदी वंश की स्थापना की थी। और पिछले वीडियो में हमने जब आपको सैयद वंश के बारे में बताया था तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि बहलोल लोदी कैसे अस्तित्व में आया था। इसकी कहानी सैयद वंश के वीडियो में हमारे बताई गई है। भारत के इतिहास में पहली बार कोई अफगान शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इससे पहले कोई भी अफगान शासक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा था। बहलोल लोदी अफगानिस्तान में एक गिलजाई कबीला है। गिलजाई कबीले की एक शाखा है शाहू खेल। उस शाहू खेल शाखा से संबंधित व्यक्ति था। ये उसी में पैदा हुआ था बहलोल लोदी। जौनपुर के सरकी वंश को परास्त करके इसने पुनः जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था। इससे पहले आपने सुना था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जौनपुर अलग हो गया था। ग्वालियर अभियान इसका अंतिम सैन्य अभियान था और इस अभियान से वापसी के समय मार्ग में बीमार होने के कारण रास्ते में बीमार पड़ गया और बीमार होने के कारण जलाली के समीप 1489 में इसकी मृत्यु हो गई बहलोल लोदी की। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहता था और वह सरदारों के खड़ा होने पर खुद खड़ा रहता था। अगर सरदार उसके खड़े रहते थे तो वह खुद खड़ा रहता था। और बहलोल लोदी ने अपने समय में बहलोली सिक्के चलाए। बहलोल लोदी का मुख्य कार्यकाल यहीं तक माना जाता है। 1489 में जब जलाली में इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद शासक बना सिकंदर लोदी। 1489 में सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक बना। बहलोल के बाद हालांकि सिकंदर लोदी का पुराना नाम जो है था, सिकंदर लोदी जब उसने नाम अपना धारण किया था उससे पहले उसका नाम था निजाम शाह। तो निजाम शाह 1489 में सिकंदर शाह लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और जो सिकंदर की माँ थी जयबंद, वह एक सुनार की पुत्री थी। यह अपनी माँ की तरफ से एक सुनार की पुत्री का पुत्र था सिकंदर लोदी यानी कि निजाम शाह। इटावा, कोइल, वियना, ग्वालियर और धौलपुर जैसी रियासत को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। यानी कि आगरा शहर की स्थापना जो हुई थी वह सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। आगरे में ही 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। राजस्व व्यवस्था में और भूमि सुधार करने के लिए इसने 30 इंच का एक सिकंदरी गज चलाया और उसी सिकंदरी गज से पूरे राज्य के राजस्व व्यवस्था की पैमाइश होती थी। लोदी वंश के सभी शासकों में यह सर्वाधिक योग्य और सबसे ज़्यादा निरंकुश इसे माना जाता है। धार्मिक रूप से सुल्तान असहिष्णु था, मतलब वह किसी के साथ सहिष्णुता का बर्ताव नहीं करता था। और उसकी सहिष्णुता इतनी भयानक थी कि सुल्तान ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया और मंदिर को तोड़ने के बाद उसकी मूर्तियों के कई टुकड़े करके उसे कसाईयों में मांस तौलने के लिए भेज दिया। यानी कि मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने के बाद इसने उन मूर्तियों से जो छोटे छोटे पत्थर बनाए, उन पत्थरों से कसाईयों को ये कहा कि इससे मांस तौलने का काम करिए। मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं के पीर फकीरों की मज़ारों पर जाने पर इसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। मुसलमान ताजिया नहीं निकाल सकते थे और मुस्लिम औरतें पीर फकीर की मज़ार पर नहीं जा सकती थी। आगरे को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, जबकि इसकी पहली राजधानी दिल्ली थी। आगरे के बारे में आप ये जानते हैं कि आगरा शहर की स्थापना इसने 1504 में की थी।
विद्या के संरक्षक के रूप में सुल्तान सिकंदर लोदी का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा और इसने विद्या के संरक्षक के रूप में आयुर्वेद भाषा का, जो संस्कृत में आयुर्वेद भाषा का एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का इसने अनुवाद करवाया और उसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी नाम से सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद के ग्रंथों का संकलन करवाया और यह सुल्तान शहनाई सुनने का बड़ा ही शौकीन था और यह समय समय पर शहनाइयाँ सुना करता था। 1517 में इसकी मृत्यु होने के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बना और जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई तो सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 में दिल्ली का शासक बना और वह 1526 तक उसने शासनकाल देखा। सैन्य अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के तत्कालीन शासक विक्रमाजीत सिंह को पराजित किया, उनको अपने अधीन किया, परंतु मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का अभियान पूरी तरीके से असफल रहा। यानी कि मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का कोई भी अभियान सफल नहीं हो पाया। सुल्तान ने यानी कि इब्राहिम लोदी ने असंतुष्ट सरदारों में, जो सुल्तान के असंतुष्ट सरदार थे, उनमें से जो दरिया खां लोहानी था, दरिया खां लोहानी ने बिहार में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसी दरिया खां लोहानी के बाद दरिया खां लोहानी के वंश में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था शेर खां। आगे चल कर के हुमायूं के समय में दिल्ली में उसका शासन रहा दरिया खां लोहानी के वंशजों में से, या कह दे कि उसके सेनापतियों में से। दूसरी ओर असंतुष्ट सरदार जो थे, एक तो दरिया खां लोहानी ने बिहार में स्वतंत्र बिहार की घोषणा कर दी। दूसरी ओर क्या हुआ कि पंजाब का जो शासक था दौलत खां और इब्राहिम लोदी का चाचा, यानी कि इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां और दौलत खां, इन दोनों ने मिलकर काबुल के शासक तैमूर वंश का जो शासक था काबुल में बाबर को इस बात के लिए निमंत्रण दिया कि वह दिल्ली पर आकर के आक्रमण करे। यानी कि बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने मिलकर के दिया था। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में, 1526 का पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ और युद्ध का परिणाम बाबर के पक्ष में रहा और लोदी वंश इस तरह से समाप्त हो जाता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ इस बात की चर्चा किए कि लोदी वंश कब से लेकर के कब तक काम किया। अगले वीडियो में हम सल्तनत काल की कुछ और विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।